केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का अध्ययन कर रहे थे, पिछले लेक्चर में मैं आपको सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाने की विधि बताया था। आज के लेक्चर में हम सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि आज का लेक्चर में अधिक पेजेज हैं, अधिक वीडियो हैं, तो कुछ चीज़ें संक्षेप में बताऊंगा जिसे आप PDF भेजा जाएगा तो नोट्स आप कर लेंगे, ठीक ना। नोट्स ही इसका इम्पॉर्टेंट है। नोट्स बना के आपको क्या करना रहेगा, इसमें याद रहेगा। तो जो मेन इसमें रासायनिक गुण चाहे जो भी चीज़ें हैं उसका यहाँ पे हम आपको व्याख्या करूँगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो मुख्य गुण है दहन। तो दहन किसमें कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? दहनशील है ना, तो दहनशील है, लेकिन क्या होती है यह? कुछ धातुओं के साथ क्या होती है, यह जलने लगती है। जैसे देखेंगे पोटेशियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक ना। तो अम्लीय गुण इसका देखेंगे, तो ये अम्लीय गुण तो प्रदर्शित करेगा ही, देखेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? जल से क्रिया करेंगे, गैस है, H2 है तो H2SO3, इसका नाम होता है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या नाम होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है, ठीक है। यह हो गया। उसके बाद इसका जो मेन गुण है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का जो मेन गुण है इसका ऑक्सीकारक और अपचायक। ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है। क्यों ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है? मान लो कोई पूछ दे कि SO2, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, SO2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है क्यों? आप नोट कर लेंगे इस प्रश्न को। SO2 प्रश्न लिखेंगे, SO2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है क्यों? तो आंसर लिखेंगे आप, SO2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है क्योंकि SO2 में S की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। ऐसे बना के लिख लेंगे आप, ठीक ना। S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +4 है। न ही यह S की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम है, न ही क्या है, न्यूनतम है। S की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +6, और न्यूनतम क्या हो सकती है? 0, ठीक ना। नहीं सॉरी, -2 भी होती है H2S में, जैसे, ठीक ना। न्यूनतम -2 हो सकती है। तो सल्फर का देखेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे SO2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है क्योंकि इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, जो कि न ही अधिकतम है और न ही न्यूनतम है। यानी कि जब ये किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेगा तो इसका क्या हो सकता है? ऑक्सीकरण भी हो सकता है, मतलब +4 से +5 +6 भी हो सकता है, और अपचयन भी हो सकता है, मतलब +4 से +0 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है। तो यह प्रश्न आप लिख लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक ना। अब ऑक्सीकारक गुण देखेंगे। यह Mg को MgO में ऑक्सीकृत कर देता है। रिएक्शन देखें, Mg + SO2 MgO + MgS। यह SN को SNO में ऑक्सीकृत कर देता है। तो यह मुख्य ऑक्सीकारक गुण है। आप ऐसे आप देख लें, और देख के क्या करेंगे, आप नोट कर लें इसको, ठीक ना। यह इंपॉर्टेंट है। H2S को क्या करता है? सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक ना, H2S को। तो H2S + SO2 और H2O + 3S। तो नोट्स भेजा जाएगा, तो उसे आप PDF में जो भेजा जाएगा उसे आप नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे, ठीक ना। अपचायक गुण, अपचायक गुण क्या होता है यह देखेंगे। तो अपचायक गुण क्या है इसका देखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इसी कारण जल की उपस्थिति में यह अपचायक की भांति क्या करती है? कार्य करती है। जैसे जल यदि हो तो SO2 + H2O, SO2 गैस होती है ना जल की उपस्थिति में, तो H2SO4 की बना लेती है और नवजात हाइड्रोजन देती है। यही हाइड्रोजन दूसरे पदार्थों को क्या करता है? अपचयित कर देता है। जैसे देखेंगे, SO2 फेरिक लवणों के विलयन में प्रवाहित करने पर फेरस लवणों में अपचयित हो जाते हैं। जैसे SO2 + H2O FeCl3, तो FeCl2 में परिवर्तित हो जाएगा। रिएक्शन आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। हैलोजनों को क्या होता है? हैलोजन अम्लों में, जैसे Cl2 है, वही SO2 + 2H2O क्रिया किया Cl2 से, तो 2HCl में परिवर्तित क्या करेगा? वह कर देगा। और फेरिक सल्फेट को क्या होगा? फेरस सल्फेट। SO2 + 2H2O तो ले लिए जैसे यह वाला, ठीक ना। आप फेरिक सल्फेट ले लेंगे, ध्यान देंगे आप, जैसे यह तो ले लेंगे SO2 + 2H2O, और ये फेरिक सल्फेट फेरस सल्फेट में हो जाएगा, शेष H2SO4 रहेगा ये, ठीक ना। हाँ, तो यह हो गया इतना। उसके बाद देखेंगे
यह आपका इम्पॉर्टेंट है। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये परीक्षण भी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है? K2Cr2O7। आम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 प्लस SO2, तो K2SO4 बन जाएगा प्लस Cr2SO4, मतलब क्रोमिक सल्फेट में अपचयित कर देता है। और यह पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4 और प्लस SO2 प्लस H2O प्रवाहित करते हैं तो यह लाल रंग का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो यह रंगहीन मैग्नीज सल्फेट, रिएक्शन आप लिख लेंगे K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2O। यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, आप देखेंगे +7 है। यहाँ पे Mn की संख्या निकालेंगे, क्या है? +5 है, में अपचयित कर देती है। तो आपको ये रिएक्शन लिखना है और क्या करना है? याद करना है। ठीक है। इसका विरंजक गुण क्या है? ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी इसकी क्या की जाती है? पूछी जाती है। तो जल से क्रिया करने पर, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है, नवजात हाइड्रोजन देती है। हाँ, यही नवजात हाइड्रोजन क्या करती है? रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देती है। क्या होती है? रंगीन पदार्थों को क्या होती है? रंगहीन कर देती है। तो इसकी विरंजक क्रिया जो होती है, इस प्रकार की SO2 की अपचयन क्रिया द्वारा, विरंजक अपचयन क्रिया के कारण होती है। तो अपचयन क्रिया के कारण जो विरंजक गुण होता है वो अस्थायी होता है, मतलब अस्थायी रूप से नहीं जाता है, ठीक ना। तथा रंगीन पदार्थ वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर पुनः क्या बना लेते हैं? वह रंगहीन हो जाते हैं, ठीक ना। तो यह विरंजक गुण आप याद कर लेंगे, पूछा जाता है। इसका विरंजक गुण क्या होता है? अपचयन गुण के कारण होता है और अस्थायी होता है, ठीक ना। जो रंगहीन पदार्थ बन जाता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे रंगहीन पदार्थ H से क्रिया कर लिया तो बन गया, तो ऑक्सीजन से रंगहीन पदार्थ क्रिया करके पुनः क्या हो जाता है? वो रंगीन हो जाता है, ठीक ना। हाँ, अब आ जाएंगे इसका उपयोग। तो इसका उपयोग क्या है? फर्स्ट उपयोग क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, ठीक ना। सेकेंड उपयोग क्या है? ऊन रेशम आदि के विरंजक, विरंजक जैसा बताया गया है। कृषि में क्या होता है? इसे नाशक जीवाणुओं के नियंत्रण के लिए। इसका प्रयोग क्या होता है? प्रतिक्लोर के रूप में, ठीक है। चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया में चीनी के शुद्धिकरण के लिए मेन यही उपयोग है, ठीक ना। इतना बहुत जरूरी है आपको। परीक्षण इसका टेस्ट यदि पूछा जाए, मेन उपयोग ही पूछा जा सकता है, रासायनिक गुण और उपयोग। तो यह जल में भीगे नीले लिटमस को क्या करता है? लाल करता, अम्लीय होता है ये। हाँ, यह देखेंगे अगला, यह अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को हरा कर देती है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? सुंदर नारंगी सिंदूर जैसा होता है, ऑरेंज कलर का। या किसमें परिवर्तित हो जाता है? अम्लीय हो जाता है तो क्रोमिक सल्फेट में, Cr2SO4 के होल थ्राइस में। इसीलिए क्या कर देता है? उसको वह हरा कर देता है। अम्लीय पोटेशियम परमानेंट, जैसा कि ऊपर रिएक्शन बताया गया आपको, अम्लीय पोटेशियम परमानेंट, ये दोनों रिएक्शन यही है, देखेंगे ये दोनों रिएक्शन है। ये रिएक्शन अम्लीय पोटेशियम परमानेंट को क्या करता है? रंगहीन कर देता है। ये रिएक्शन आप लिख लेंगे वहाँ पे। यह इसका हो गया, परीक्षण हो गया, ठीक है। हाँ, अब आ जाएंगे आप, तो ये आप पढ़ लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल जो बताया गया, ठीक ना। सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड का जो रासायनिक गुण आपको बताया गया है, उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे। अब आ जाएंगे आप सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है। इस बार 30% सिलेबस के अनुसार सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण और बनाने की विधि हट गया है, मतलब सिलेबस में वो नहीं है। आपको केवल यहाँ पे वही चीज़ याद करना है, सिलेबस में नहीं है। तो आपको यहाँ पे केवल इसका गुणधर्म पढ़ना है। तो भौतिक गुणधर्म क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रमुख भौतिक गुण क्या है? यह रंगहीन, ये पहले से जानते भी हैं। यह रंगहीन अत्यधिक गाढ़ा तैलीय द्रव है। हाइड्रोजन बंध के कारण इसका क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। देखेंगे इसका क्वथनांक दिया गया है 338 तथा सघन प्रकृति की होती है, जिसके कारण साधारण अणुओं की संख्या परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर एक क्या होती है? समूह बनाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया गया 2HOH होता है, फिर यहाँ पे H2SO4 होता है, तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन आबंध ऐसे बनता चला जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, केवल आप संरचना आप नहीं बनाएंगे, वही चीज़ केवल लिखने वाला लिख लेते हैं सकते हैं, यहीं तक सघन प्रकृति की होती है। दूसरा क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्र H2SO4 की जल के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है तथा अम्ल को
जल के साथ मिश्रित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है अधिक मात्रा में। इसीलिए यदि आप H2SO4 इसमें लिए हैं, जैसे हमारे H2SO4 है, तो इसमें हम जल नहीं मिलाते हैं। इसमें हम जल क्या होता है नहीं मिलाते हैं। H2SO4 का तन विलयन बनाने के लिए हम जल की मात्रा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जल ले लेते हैं और उसमें हम H2SO4 डालते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? H2SO4 डालते हैं। मतलब इसमें देखेंगे, सारी बैक हो गया था इसमें, तो आगे देखेंगे आप। इसमें जैसे H2SO4 हम क्या करते हैं, इसमें H2SO4 जैसे क्या करेंगे, जैसे H2SO4 ले लेंगे, ठीक ना। इसमें H2SO4 ले लेंगे और इसमें हम जल नहीं मिलाते हैं। जल, क्योंकि अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। जो ही हम जल डालेंगे इतना ऊष्मा निकलेगा कि H2SO4 आपके ऊपर आ सकता है, तो जल जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जल ले लेते हैं। जल इसमें ले लेंगे हमारे किसी पात्र में, और जल लेकर इसमें हम हल्का हल्का H2SO4 थोड़ा थोड़ा मिला के हिलाते रहते हैं, ठीक ना है। तो अधिक ऊष्मा मात्रा क्या होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो यहाँ दिया गया है, सांद्र H2SO4 की जल के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है तथा अम्ल जल के साथ मिश्रित करे पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। अतः हमेशा अम्ल को जल में निरंतर हिलाने के साथ जल में ही तन मिलाकर तनु किया जाता है, ठीक ना। यदि आप नहीं करेंगे ऐसा, अम्ल में जैसे अम्ल ले लेंगे, यहाँ अम्ल अधिक मात्रा में हो, H2SO4 है, इसमें आप जल डालेंगे, जो ही जल डालेंगे इतनी ऊष्मा निकलेगी वो ऊपर फेंक देगा पूरा, ठीक ना। रासायनिक गुणधर्म में इसका देखेंगे। रासायनिक गुणधर्म क्या है, अम्लीय प्रकृति, तो अम्ल है ही। कैसा अम्ल है? द्विक्षार की अम्ल है, जैसा कि आप जानते हैं पहले से। H2SO4 आयनित होकर H2SO4 जब आयनित होता है तो कितना H+ आयन देता है? 2H+ और प्लस SO4 पे 2-। यह दो पदों में वही दिखाया गया है। वियोजन उसका वही चीज़ है। वियोजन क्या होता है? SO3 और H2O में हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, इसका निर्जलल गुण क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। निर्जलल गुण जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। हाँ, सांद्र H2SO4 शक्तिशाली निर्जलीकारक है। त्वचा पर भी इसकी संक्षारण क्रिया त्वचा के निर्जलीकरण के कारण होती है। इसके प्रभाव में त्वचा पहले जलती है तथा फिर संवेदना उत्पन्न करती है तथा उत्पादों में जल बनता है। H2SO4 का निर्जलीकारक गुण क्रियाओं को त्वचा रोकने पर भी क्या आधार है? तो इसका निर्जलीकारक गुण क्या है? जैसे जैसे हम फार्मिक अम्ल में जैसे देखेंगे, ये सब चीज़ अब छोड़ देंगे, ठीक ना। फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल में यदि हम H2SO4 डाल दें, यहाँ देखेंगे तो CO और H2O में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्जैलिक अम्ल में यदि हम H2SO4 डाल दें तो CO + CO2 + H2O में परिवर्तित हो जाता है। एक और आप यहाँ पर रिएक्शन लिख लेंगे, आप चीनी देखे होंगे आप, चीनी है ना, सूत्र क्या होता है? C12H22O11 प्लस यदि हम H2SO4 उसमें डाल दें, यहाँ रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक ना, तो वह कार्बन हो जाएगा। मतलब 12 कार्बन अलग हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 11H2O और प्लस H2SO4 अलग हो जाएगा, ठीक ना। H2SO4 है यह, ठीक ना। ये 12 कार्बन हो जाएगा। जैसे चीनी को अकेले यदि आप गर्म करते तब भी काली पड़ जाती है। ये भी एक निर्जलीकारक गुण, ये भी आप लिख लीजिएगा रिएक्शन में। इसमें नहीं था टाइप, ठीक ना। ये निर्जलीकारक गुण आप अवश्य लिख लेंगे सब लोग, ठीक है ना। अब इसका अवक्षेपण क्रिया, अवक्षेपण क्रिया का स्क्रीनशॉट ले लें। सफ़ेद अवक्षेप बनाता है यूनाइनों का, ठीक ना। याद कर लेंगे लिख के, स्क्रीनशॉट लेंगे, या जो मैं नोट्स भेजूंगा उससे भी आप क्या कर सकते हैं, नोट्स से इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना इसमें। जैसे निर्जलीकरण गुण अवश्य याद कर लेंगे। यहाँ तक ये याद करेंगे, या दोनों रिएक्शन लिखेंगे, चीनी वाला जो मैं बताया वो लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक ना। अब आशीकारक गुण में आप आ जाएं। आशीकारक गुण में क्या होता है? आशीकारक गुण इसका मेन, तो ये आशीकारक का कार्य करता है। क्यों आशीकारक का काम करता है? तो गर्म तथा सांद्र H2SO4 प्रबल आशीकारक की भांति कार्य करता है। या ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थों की उपस्थिति में क्या होता है, नवजात आसानी से अपघटित होकर क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। तो सबसे पहले धातुओं का ऑक्सीकरण। तो अम्ल है तो धातुओं से क्रिया करके क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ये आप जानते ही हैं पहले से, है। और अगला जैसे देखेंगे, कम सक्रिय धातु में कॉपर है, Ag है, Hg है, याद कर लेंगे आप। देख लें रिएक्शन, देख लें आप।
सी यू से क्रिया कर रहा है तो CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2 बनाने की है। सिल्वर से है तो Ag2SO4 प्लस 2H2O प्लस SO2। मरकरी से तो HgSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, ठीक है ना, 2H2O। आप लिख के इसे याद कर लेंगे बस, ठीक है। और धातुओं का ऑक्सीकरण देखेंगे। और धातुओं में उत्कृष्ट धातुएं जैसे AuR से कोई क्रिया नहीं करता है, लेड से क्रिया करके PbSO4 प्लस SO2। और धातुओं का ऑक्सीकरण इंपॉर्टेंट है। कार्बन से क्रिया करेगा तो देखेंगे कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत करेगा तो वही CO2 प्लस SO2 प्लस H2O। सल्फर से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 प्लस H2O। उपधातुओं का ऑक्सीकरण है तो उपधातुओं का ऑक्सीकरण का आप स्क्रीनशॉट ले लें और रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक ना। रिएक्शन लिखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपको कैसे क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। अब चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ। उपयोग इसका आप लिख लेंगे, उपयोग आप लिख लेंगे। देखिए, रंजक के रूप में डाई करने में, उर्वरक के रूप में अमोनियम सल्फेट सुपरफास्फेट, डिटर्जेंट में प्रयोग होता है। विस्फोटक TNT देखेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन गन पाउडर बनाने में। HCl HNO3 और एम्स के क्या होता है, निर्माण में भी होता है, ठीक ना। लेड संचायक सेलों में होता है। जो सेल होते हैं ना, लेड संचायक सेल, शीशा संचायक सेल, उसमें होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक, निर्जलीकारक तथा ऑक्सीकारक में होता है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसका, यह 3 आप क्या करेंगे उसे लर्न कर लेंगे, ठीक ना। शार्ट में ही मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें, चूँकि नोट्स ही उसकी इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशनल है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप उसे कर लेंगे। अब आ जाएंगे आप, यह इम्पॉर्टेंट है, सल्फर के ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं। तो सल्फर के ऑक्सी अम्ल, कुछ प्रमुख ऑक्सी अम्ल मैं यहाँ पे दिया हूँ। तो फर्स्ट दिया हूँ देखेंगे सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 है। तो H2SO3 क्या है, द्विक्षारकीय अम्ल है। H2SO3 है ना, H2SO3 संरचना आप ऐसे भी बना सकते हैं इसका, जैसे यहाँ पे बनाया गया देख लें। तो यस हो गया, यस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। केंद्रीय परमाणु ऐसे ही होगा, इसमें H2SO3 है, सारी H2SO3 है, केंद्रीय परमाणु यस होगा। तो देखेंगे 2 H है तो O और H इसके साथ जुड़ गया, और O और H इसके साथ जुड़ गया, एक O बचा तो यह डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म में यह क्या होगा, यहाँ पे शेष रहेगा। O से कितना H जुटा, यही H आयनित हो सकता है, यही H क्या होता सकता है, आयनित हो सकता है। मतलब यह आयनित हो यदि H2SO3 तो यह आयनित होगा 2H प्लस SO3 माइनस के रूप में, हाँ। मतलब यह 2H प्लस आयन देता है, इसकी क्षारकता इसीलिए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि यह द्विक्षारकीय अम्ल होगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया। देखेंगे यह कैसा अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल। अब आ जाएंगे आप H2SO4 पे आ जाएंगे। H2SO4 की संरचना देखेंगे, यहाँ बनाई गई है। इसमें भी कितना OH है, 2 OH है। तो H2SO4 में जो 2 OH है, तो जो 2H प्लस आयन जुड़ा आयनित होता है, वह जो O से जुड़ा रहता है वही यह क्या आयनित होगा, किस रूप में आयनित होगा, H2SO4 तो 2H प्लस SO4 पे 2 माइनस, ये भी द्विक्षारकीय अम्ल होगा। अब इसमें एक देखेंगे तीसरा क्या है, H2SO5 कैरो अम्ल बोलते हैं इसे। इसकी संरचना देखेंगे क्या होता है, यस हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक हो गया, हाँ, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हो गया, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हो गया, और यह O हो गया, H हो गया, हाँ, और यह देखेंगे O और H। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, इनको हम पराक्साइड बंध कहते हैं। कैसा बंध कहते हैं, पराक्साइड बंध। आप पहले से जान रहे होंगे, जैसे यह ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसको पराक्साइड। इन O की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, और शेष O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। निकालने के लिए वहाँ पर बताया जाता है ऑक्सीकरण संख्या में, ठीक ना। ये भी कैसा अम्ल है, द्विक्षारकीय है। ये भी कैसा अम्ल है, द्विक्षारकीय है। अब आ जाएंगे आप H2SO6, इसका नाम है देखेंगे डाईथायोनिक अम्ल। क्या है, डाईथायोनिक अम्ल। इसकी भी संरचना देखें, एक S से कितना ऑक्सीजन जुटा है, 3। जैसे ऐसे है देखेंगे, H S O यहाँ पर हो गया, O यहाँ पर हो गया, S O H O डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, या ऐसे हो गया, ठीक ना। तो इसमें यस और यस के बीच बंद है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक ना। हाँ, यस ये भी द्विक्षार की है, एक OH यहाँ उपस्थित है, एक यहाँ OH होगा, या OH होगा, ठीक ना। तो यानी कि यही 2H प्लस आयनित हो सकता है, या 2H प्लस हो जाएगा और प्लस H2O6 पे 2 माइनस के रूप में हो जाएगा। तो इसकी भी क्षारकता कितनी होगी, 2 हो गई, ठीक है। अब आ जाएंगे आप H2SO7,
डाई सल्फ्यूरिक अम्ल या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। क्या, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसकी भी संरचना इसकी ही जैसी है, बशर्ते यहाँ पे देखेंगे दो यस के बीच में क्या आ गया, एक ओ आ गया है। तो इसमें यस और यस के बीच में एक ऑक्सीजन बंध भी है, ठीक है ना। इसमें एस एस बंध ही नहीं है, इसमें एस एस बंध नहीं है, क्या है, यस और ओ के बीच में ऑक्सीजन बंध है। इसकी भी क्षारकता देखेंगे, संरचना जो बनाई गई, इसमें भी एक ओ एच यहाँ पे है, एक ओ एच यहाँ पे भी है। ये भी कैसा अम्ल होगा, द्विक्षारकीय अम्ल होगा। समझ में आया? हाँ। अब आ जाएंगे आप H2SO8, इसको हम कहते हैं पराक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या मार्शल अम्ल बोलते हैं, बड़ा सा है मार्शल अम्ल। इसकी संरचना क्या है देखेंगे, जैसे यस बना लेते हैं, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एस हो जाएगा, यहाँ पे ओ एच, ओ एच, यहाँ बच जाएगा एक एक, मतलब देखेंगे सल्फर से चार चार ऑक्सीजन हो जाएगा इसमें। H2SO8 है ना, 8 ऑक्सीजन है ना। तो इसमें भी देखेंगे यह परऑक्साइड बंध है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, परऑक्साइड बंध है। तो इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, पहले से आपको फर्स्ट ईयर में मैं बताया हूँ। इसमें भी दो OH हैं देखेंगे, इसमें भी जैसे इस संरचना में देखें दो OH हैं, ठीक है ना, दो OH हैं, इसलिए इसकी भी क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी। ये तो सल्फर के ऑक्सी अम्ल है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसका नोट्स बना दिया हूँ शार्ट में। आप इस क्या करेंगे, इसका नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। नोट्स इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसका जो नोट्स बना के जितना ही लर्न करेगा उतना ही क्या होगा, वो फायदे में रहेगा। ठीक ना बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।